ओके ओके नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सोलेनॉइड का डिफिनीशन बता दिया था, सोलेनॉइड क्या होता है अच्छे से मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया था। ठीक है, बहुत सारे डिफिनीशन मैंने बता दिया था सोलेनॉइड का, तो मेरे व्यू से आपको समझ में आ गया होगा सोलेनॉइड किसको कहते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सोलेनॉइड। तो मान लो ये सोलेनॉइड है, जिसमें करंट देखो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है करंट। तो अगर करंट इस तरह से जा रहा है तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो जिधर थंब का डायरेक्शन बता रहा है उधर हमने क्या कर दिया, नॉर्थ पोल मान लिया, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए मैंने इससे पहले बताया था कि कॉइल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे पॉइंट पे मैथमेटिकली निकालना डिफिकल्ट है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखिए जैसे मैंने कर्ल किया, करंट की तरफ हमने क्या कर्ल किया, तो करंट की तरफ कर्ल करने से थंब का डायरेक्शन जिधर दे रहा है ना उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो यहाँ आप देखिए जैसे मैंने करंट को ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर ये करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, ये सब करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये सब क्या है, करंट की डायरेक्शन है। करंट क्या है इसमें, आउटवर्ड अपवर्ड में है, और उधर क्या है, करंट डाउनवर्ड में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करें तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की हम अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इधर जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट में जा रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे करंट आउटवर्ड में जा रहा है और यहाँ पे करंट क्या है, इनसाइड में जा रहा है। ये करंट की डायरेक्शन है, आप देख रहे हो, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा डायग्राम बता दिया है, आउटर प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये डॉट 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 जितना मैंने सर्किल करके बताया है, ये आउटर प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और ये क्या है, क्रॉस में क्या होता है, इनटू द प्लेन। करंट का डायरेक्शन सिंपली मैंने बताया है ना, करंट की डायरेक्शन हमने इस डायग्राम से बता दिया। और ये एक ऐसा लाइन है जो बीचों बीच जा रहा है, बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच जा रहा है, जिसको हम एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड कहते हैं, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड बोलते हैं। तो किसी भी जनरल पॉइंट पी पे, जनरल पॉइंट पी को हम एक्सियल पॉइंट कहेंगे। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक्सियल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट पी मान लिया, और यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने x बना दिया, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस हो गया r, इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का रेडियस। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो उसके रेडियस से क्या होना चाहिए, बहुत बहुत लार्ज होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं हो तो वो सोलेनॉइड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, लंबा सोलेनॉइड अगर आप ले लेते हो और उसका रेडियस थोड़ा सा क्या होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में कम होना चाहिए, अच्छा सोलेनॉइड वही कहलाता है। तो सोलेनॉइड के बारे में मैंने बता दिया था कि एक सर्कुलर सोलेनॉइड होता है, इसमें सर्कुलर कॉइल लगे रहते हैं, है ना। सर्कुलर कॉइल की वजह से क्या होता है, वो सर्कुलर सोलेनॉइड कहलाता है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर एज आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एज आने से पहले अगर सर्कुलर सोलेनॉइड है तो सर्कुलर सोलेनॉइड में जो ये रेडियस है, जो यहाँ से जाके रेडियस आ रहा है, ये रेडियस इसके लेंथ से क्या होना चाहिए, बहुत बहुत कम होना चाहिए। ये सोलेनॉइड में होती है, नॉर्मली होता है। ठीक है, चलिए रेडियस हमने बता दिया। अगर ये सोलेनॉइड रेक्टेंगुलर होता तो क्या होता, अगर ये सोलेनॉइड रेक्टेंगुलर होता तो क्या होता, अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो इसके एजेस जो हैं, जो रेक्टेंगुलर एजेस हैं, लेंथ और ब्रेथ, वो क्या होंगे, बहुत बहुत कम होंगे इसके सोलेनॉइड के लेंथ के कंपैरिजन में, है ना। लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू उसकी आएगी। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लॉन्ग होता ही है। ठीक है, चलिए पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक जनरल एंगल हमने थीटा साई ले लिया, यहाँ से यहाँ हमने क्या कर दिया, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। फिर यहाँ से यहाँ हमने क्या कर लिया, इसको फाई मान लिया। फाई या साई जो कुछ भी कहना हो इसको कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाई है
तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है, ये जो पार्ट है ये कितना होगा, ये हो जाएगा डी फाई, ठीक है, एलिमेंटल एंगल है ना, ये अगर फाई है तो ये क्या होगा डी फाई। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो लेंथ है ना सोलेनॉइड का, ये जो एलिमेंट्री लेंथ है सोलेनॉइड का वो कितना है भाई dx है। dx इज द विड्थ ऑफ द कॉइल। एक जनरल कॉइल हम लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि सोलेनॉइड बहुत सारे कॉइल के सुपर इम्पोज करने पे बना हुआ है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे कॉइल्स के मैग्नेटिक फील्ड को सुपर इम्पोज करने के बाद निकलता है ये मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। किसी भी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए ये हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो सोलेनॉइड है, एज्यूम क्या करना, वो तो है, क्या करना है कि बहुत सारे कॉइल को ले करके हमने सोलेनॉइड बनाया है। तो एक एलिमेंट्री कॉइल के वजह से किसी पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर हमने वो कैलकुलेट कर लिया, तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्री कॉइल्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्री कॉइल यहाँ पे पता करना होगा जिसकी विड्थ क्या है dx है, और जो इस डिस्टेंस से, इस p पॉइंट से x डिस्टेंस पर, इस p पॉइंट से हॉरिजॉन्टली कितना है भाई x डिस्टेंस। यहां से देखिए इस हॉरिजॉन्टल से x डिस्टेंस पे सिचुएटेड ये कॉइल है जिसकी विड्थ क्या है dx है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर ए कॉइल ऑफ विड्थ dx, फॉर ए कॉइल ऑफ विड्थ dx एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पॉइंट P। एक एलिमेंट्री कॉइल है जिसकी विड्थ क्या है dx है और वो x डिस्टेंस P पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। तो इस एलिमेंट्री कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो P पर कितना होगा। ये जो एलिमेंट्री कॉइल हमने बना दिया ये क्या है भाई, तो ये एक एलिमेंट्री कॉइल है। ये क्या है, एलिमेंट्री कॉइल, ये एक एलिमेंट्री कॉइल है। इस एलिमेंट्री कॉइल के वजह से, इस एलिमेंट्री कॉइल के वजह से इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड इक्वल टू dV, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड। और एक एक कॉइल की वजह से सबको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द कॉइल्स ऑफ द सोलेनॉइड। और आपको पता होना चाहिए सोलेनॉइड में जितने सारे कॉइल्स होते हैं सब के सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, डिस्कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखिए, फॉर ए कॉइल ऑफ विड्थ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट P, dV इज इक्वल टू क्या, dV जो मैग्नेटिक फील्ड है, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एलिमेंट्री कॉइल जिसकी विड्थ dx है उसके वजह से कितना होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NIR स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ये अब देखिए म्यू नॉट क्या है जानते ही हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ द सोलेनॉइड, I क्या है करंट मूविंग इन द कॉइल, r क्या है रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड है ना, x क्या है डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्री कॉइल ऑफ विड्थ dx फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से x डिस्टेंस। ये जो x क्या है, x है एलिमेंट्री कॉइल का P पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मानते हैं। यहाँ देखिए n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये क्या है स्मॉल n हमने क्या माना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल ये अगर हमने बता दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतना है डिवाइड बाय dx कर दिया, मतलब हमने बता दिया कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, एलिमेंट्री कॉइल। इस एलिमेंट्री कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, क्योंकि हमने इस एलिमेंटल कॉइल का लेंथ क्या बताया dx है, विड्थ क्या है dx है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू dx वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो भाई जिसका यहाँ पे विड्थ ही हम पता कर लेंगे, अगर लेंथ ही जा रहा है ना तो यही इसको लेंथ मान लेंगे, है ना। तो x फिर dx, x लेंथ है, एलिमेंट्री लेंथ क्या है dx है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। x को यहाँ देखिए कि यहाँ पे अगर हमने x बना दिया और ये एंगल अगर फाई है तो क्या होगा tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x बाय r, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना tan phi इज इक्वल टू x बाय r। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अब dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर phi d phi, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, जानेंगे, आगे चलते हैं।
आगे इतना मैंने बता दिया। अब इसका यूज कहां पर है, dx, जहां पे आप dx देखते हो वहां पे dx का यूज करोगे, और जहां पे आपने x देखा है वहां पे आप x की वैल्यू पुट करोगे। x इज इक्वल टू r tan phi, तो x की जगह हमने इतना लिख दिया r स्क्वायर tan स्क्वायर phi। और उसके बाद कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के जगह पे हम लिखेंगे स्मॉल n इंटू dx। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखे, dx हमने लिखा, फिर हम dx के बदले क्या आ रहा है वैल्यू है, dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर फाई d फाई, तो इस तरह से हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो r स्क्वायर तो है ही, और dx के बदले क्या आता है r सेक स्क्वायर फाई d फाई, तो r क्यूब आ जाएगा। नीचे में भी आप देखोगे r क्यूब आ जा रहा है, और ये क्या हो जाता है, ये भी आ जा रहा है सेक क्यूब आ जाता है ना, सेक क्यूब आ जाएगा, सेक स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा तो कॉस फाई डी फाई आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई स्मॉल एन इंटू कैपिटल आई आ रहा है, कॉस फाई डी फाई आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो यहाँ पे निकाला है वो क्या है, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड है। एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस विड्थ, इस विड्थ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस विड्थ के वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस विड्थ की वजह से इस पी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट मींस एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, एक्सियल पॉइंट सोलेनॉइड का होता है, उस जगह पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने निकाला है, डीवी का वैल्यू हमने इतना निकाला है। फिर हमको इंटीग्रेट करते हुए जाते हैं तो क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ आई। ठीक है, इस तरह से cos फाई डी फाई हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल यह है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक ही कॉइल की वजह से फाइंड नहीं करना है, एक ही कॉइल जिसका विड्थ dx है उसकी वजह से फाइंड नहीं करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द कॉइल्स इन द सोलेनॉइड, टोटल सोलेनॉइड का जितना लेंथ है उस टोटल लेंथ के वजह से, टोटल कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पी पॉइंट पर, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एज्यूम्ड एज, जो होता है it can be assumed as superposition of magnetic field due to all the coils at the point P पॉइंट पे किसी और जितने सारे coils हैं सब के वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। We have to calculate the magnetic field at the axial point, at any axial point due to all the coils. So you can say that magnetic field at P is the magnetic field due to superposition of magnetic field due to the all the coils at this general point P. ठीक है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। फिर यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल करते चले जाएंगे, cos फाई डी फाई हो जा रहा है। ये डी भी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल ऑफ विड्थ डी, कॉइल ऑफ विड्थ dx। ठीक है, यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जो भी होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाह रहे हैं ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। तो हमने क्या किया, 2 पाई कैंसिल कर देंगे, 2 लिखेंगे और cos फाई डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये है कि ये फाई जो है, ये फाई कौन कौन से एंगल के बीच में हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाई जो है, एक देखिए यहाँ पर ये जो हमने ये लेंथ लिया है ना, इधर लेफ्ट से राइट तरफ जाना है, तो लेफ्ट को आप निगेटिव मान लो और राइट को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, यानी तो राइट को आप निगेटिव मान लो और लेफ्ट को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। इस तरह से भी काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अल्फा बीटा, इस तरह से जो लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन मारेंगे भाई यहाँ पर, तो माइनस अल्फा से बीटा। क्यों हमने माइनस अल्फा लिया, क्योंकि एक साइड हमने क्या किया, अल्फा ले लिया, और दूसरे साइड हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। तो माइनस साइन हमने क्यों लिया, माइनस साइन लेने का क्या मतलब है, एंगल हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर हमने राइट हैंड साइड तरफ जा रहे हैं। ये जीरो का साइन, ऐसे नंबर में क्या होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या किया, अल्फा ले लिया, तो अल्फा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे साइड में क्या कर लेंगे, बीटा मान लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस अल्फा लिया, और कोई बात नहीं है। ठीक है, माइनस अल्फा में कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। cos फाई डी फाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन मारेंगे तो साइन फाई आ जाएगा, और साइन फाई को इंटीग्रेट करेंगे बीटा से, सॉरी माइनस अल्फा से बीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन बीटा माइनस ऑफ माइनस साइन माइनस अल्फा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 2 पाई से 4 पाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू करंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब आप देखो कि जनरल पॉइंट पे एक जनरल डिफिनीशन या जनरल फॉर्मूला हमने मैं आपको बता दिया हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पर कितना आएगा, उसका फॉर्मूला आप लोग याद रख लो।
अगर याद नहीं आ रहा है, अगर एग्जाम में आपको डेरिवेशन पूछे तो एक दो बार डिराइव करके देख लो कि आपको समझ में आया भी है या नहीं, ठीक है। एटलीस्ट राइट योरसेल्फ 2 or 3 times, then you will understand what is the derivation, how you can derive the magnetic field at an axial point of the solenoid, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बायोट-सावर्ट लॉ का भी यूज किया है, तो काफी आपको कम्बरसम दिक्कत लगता होगा। फिर इसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे जो आपको काफी इजी वे में बता देगा, मैथमेटिकली यही चीज बताएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे म्यू नॉट into number of turns per length of the solenoid into current divided by 2 sin alpha plus sin beta, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां जो आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। यहां पर हमने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब एक अगर बशर्ते इफ एंड ओनली इफ करंट एंड अल्फा बीटा कांस्टेंट रहेगा, तब अगर करंट अल्फा बीटा कांस्टेंट रहेगा तो उस कहानी में क्या होगी, उस कहानी में ये होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर किसी भी सोलेनॉइड का जितना ज्यादा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सियल पॉइंट पे उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए और लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब टर्न्स ज्यादा होने चाहिए कम लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए कम लेंथ में, तो जाके ये क्वांटिटी ज्यादा होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। जिस किसी सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी किसी एक्सियल पॉइंट पे ज्यादा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इफ एंड ओनली इफ करंट एंड अल्फा बीटा कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे हमने अगर अल्फा एंड बीटा को कांस्टेंट बना दिया, वेरिएबल नहीं बना रहे हैं ना, करंट और अल्फा बीटा को कांस्टेंट रख दिया, मतलब हमने करंट एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को क्या कर दिया, कांस्टेंट बना के रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। चलिए चाहे सोलेनॉइड सर्कुलर हो या फिर रेक्टेंगुलर जो कुछ भी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हमने सर्कुलर टर्न्स के बारे में हमने लिखा है, यहाँ पर ये क्या लिखा है, सर्कुलर टर्न्स के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर के लिए भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक हमने बताया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दूसरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मूविंग इन द सोलेनॉइड। करंट जितना सोलेनॉइड में ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सियल पॉइंट पे उतनी ही ज्यादा होगी। याद रखिएगा इस चीज को कि एक्सियल पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, करंट कितना मूव कर रहा है उसके वजह से भी आता है। जितना ही आप ज्यादा करंट मूव करवाओगे, 2 एम्पेयर से ज्यादा बढ़ाओगे 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर से 4, 5, 6, जितना हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतनी ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सियल पॉइंट पे, बशर्ते इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड अल्फा बीटा मस्ट बी रिमेन्स कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इसका मतलब हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड अल्फा बीटा दोनों को, इन सब चीजों को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट माना है, तो ही वेरिएबल होगा करंट के हिसाब से। करंट बढ़ाएंगे, मेरे कहने मतलब करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, वैल्यू भी बढ़ेगी। करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। ये कहने का मतलब है। तो नंबर ऑफ, इसके बाद हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर आप ये भी देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। इस पे भी आप गौर फरमाइए, ये साइन अल्फा एंड साइन बीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। साइन अल्फा साइन बीटा या अल्फा बीटा ये बता रहा है कि आपका सोलेनॉइड कितना लंबा है, ये बता रहा है। अगर ये लंबा है, छोटा है, जो भी है, उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है। बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो। साइन अल्फा एंड साइन बीटा के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मान लो साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों इक्वल हो जाए तो कहानी क्या होगी। अगर साइन अल्फा एंड साइन बीटा दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, 2 टाइम्स साइन अल्फा लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिनट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट इंटू करंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 टाइम्स साइन अल्फा हो जाएगा या 2 टाइम्स साइन बीटा हो जाएगा।
इक्वल एंगल की बात करें, उसी का एक स्पेशल केस, उसी कहानी का एक स्पेशल केस मैं आपको ये बताऊं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू, if alpha is equal to beta, beta is equal to pi by 2, it means our solenoid is of infinite length. If alpha beta is equal to 90 degree, if alpha is equal to beta that is equal to 90 degree, it means our solenoid is of infinite length. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सोलेनॉइड जो है वो अनंत लंबाई की है, बहुत लंबाई है, बहुत लंबाई है उसका। उस कहानी में क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू करंट। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, वो एक स्पेशल केस है। फिर आप स्पेशल केस समझ लो, अगर साइन अल्फा 30 डिग्री, ये सॉरी अल्फा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, अगर ये 45 ये 60 डिग्री, ये 60 ये 60, तो कहानी क्या होगी। तो बहुत सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कहानी बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी, और जितने सारी चीजें हैं वो अल्फा बीटा के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज ये, अगर मैं बोलूं अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक इंड पे यहाँ पे इसको रख दिया है, एक इंड पे रख दिया और दूसरे इंड को हमने इससे यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया। अल्फा इज इक्वल टू 0 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स वी आर मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट इट्स वन इंड। मैग्नेटिक फील्ड के एक इंड पे हम सोलेनॉइड के एक इंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। that can be found by putting either alpha or beta is equal to 0। अगर हम अल्फा या बीटा में से किसी को भी 0 रख दें, अगर मैंने अल्फा या बीटा में से किसी को भी 0 रख दूं तो कहानी क्या होगी, एक को 0 रखेंगे, बस एक को 0 रखने के बाद बाकी वैल्यू कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी बहुत सारे केसेस बन जाते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं हुआ ना। बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मतलब हम एक इंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो एक इंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसमें से किसी एंगल को 0 रखना होगा, इसमें से किसी एंगल को क्या करना होगा, 0 रखना होगा, दूसरे एंगल को हम 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो एक को 0 रखा, दूसरा को 30 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 75 कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैंने बताया आपको अल्फा बीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I by 2 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा आगे। ओके, ओके, यहाँ देखिए मैंने डिटेल में आपको पूरा चीज बता रहा हूँ मैं, है ना, पूरा डिटेल बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। फॉर इनसाइड पॉइंट इन इनफाइनाइट वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड बहुत लंबा हो जाए तो किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ अल्फा बीटा 90 डिग्री है, पाई बाई 2 रेडियन है, और बीटा सॉरी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो एक्सियल पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं कहाँ पे निकाल रहे हैं भाई, एक्सियल पॉइंट पे इनसाइड द सोलेनॉइड एंड दैट विल बी यूनिफॉर्म। यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ म्यू नॉट बाय 2, म्यू नॉट बाय 2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 2 स्मॉल एन लिख सकते हैं, तो स्मॉल एन मतलब कैपिटल एन बाय कैपिटल एल। ठीक है, इंटू करंट 1 + 1, 1 + 1 क्यों लिखा भाई, यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 का मतलब है साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री, है ना, तो दोनों को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 = 2, तो कितना आ जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड कितना होगा, म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन इनटू आई। ये है लॉन्ग सोलेनॉइड के वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, ये एक स्पेशल केस था, ये एक स्पेशल केस था। कौन से चीज का स्पेशल केस था वो हम देखेंगे।
फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, सॉरी यहाँ पे क्या है, अब फाइनाइट सोलेनॉइड का देखिए, एक फाइनाइट सोलेनॉइड है और पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बताया मैंने, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बता दिया। अल्फा बीटा जब बता दिया तो एक्सियल पॉइंट पर जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने ये सोलेनॉइड अगर लेंथ इतना है तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे हम लोग सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा क्या है, सेम है, तो अल्फा क्या है बीटा क्या है, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम होंगे। मान लो ये है अल्फा और ये क्या है बीटा, दोनों सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू आई साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड प्लस साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेन्यूज है ना, एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे जानेंगे, जो भी है हमारे पास इस तरह का बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रिजल्ट है। इसके बाद हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस निकालना है फॉर एन इन पॉइंट ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर ये बहुत लंबा सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, उसके एक इंड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एंगल को जीरो मान सकते हैं, या अल्फा को जीरो मान लेंगे या नहीं तो हम बीटा को जीरो मान लेंगे। इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल, हाँ ये बात जरूर है कि एक को अगर हमने जीरो बनाया तो दूसरे को हमें क्या मानना होगा, 90 डिग्री मानना होगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड के एक इंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। एक इंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इनटू आई, ठीक है। तो याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच में कहीं पर भी एक इंड को छोड़ के दोनों इंड पॉइंट को छोड़ करके किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू करंट, इतना होगा। इसी का आधा वैल्यू कहाँ हो जाता है भाई, इसी का आधा वैल्यू कितना हो जाता है, एक इंड पर आ जाता है, और फाइनाइट के बारे में मैंने बता दिया, साइन अल्फा इतना है, तो अल्फा अगर आपको पता है कि 15 डिग्री है तो भी आप निकाल सकते हो, अगर अल्फा 30 डिग्री है वो भी निकाल सकते हो, 45 डिग्री है वो भी निकाल सकते हो, 60 डिग्री है वो भी निकाल सकते हो, 75 डिग्री है वो भी निकाल सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो आप कैलकुलेट करके खुद देख लेना है, होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। अल्फा को आप क्या क्या बनाओगे, अल्फा को बना लो 30 डिग्री, फिर क्या करोगे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरह से हम लोग चलते हैं, जानते हैं। जितने सारे वैल्यूज आप डालोगे, अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जाम में आपको वैल्यू दे दिया है तब तो कैलकुलेशन करना काफी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, उस चीज को आप लोग समझिए और खुद कैलकुलेट करके सोचो, because your self study matters a lot. If you are doing your self work very well, then you will do your examination very clearly and very intelligently, है ना, very smartly। अब एग्जामिनेशन क्या करो, फेस कर पाओगे, नहीं तो होगा क्या, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो डू योर सेल्फ स्टडी स्मार्टली, केयरफुली एंड डू योर एग्जामिनेशन वेरी इफिशिएंटली, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एन इंड पॉइंट मैंने बता दिया, तीसरा पॉइंट भी मैंने बता दिया, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। फॉर ए पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स एक्सिस इन फाइनाइट सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ क्या है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हम लोग बना देते हैं। अल्फा बीटा अगर बराबर बना देंगे तो क्या होगा, ये तो क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स एक्सिस इन फाइनाइट सोलेनॉइड, तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल बना देते हैं, है ना। तो 2 टाइम्स आ जा रहा है, और 2 टाइम्स आने के बाद क्या होगा, 2 टाइम्स आने के बाद ये तो कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग करेंगे फाइनाइट सोलेनॉइड का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू एन इंटू आई एल बाई टू इंटू आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस लेंथ का ग्राफ किस तरह से वेरी कर रहा है, आप उसको भी समझ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का ग्राफ कुछ इस तरह से वेरी करेगा, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और इस चीज को समझने के बाद आपके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही मैंने बता दिया इनफाइनाइट और फाइनाइट सोलेनॉइड का, है ना। चलिए ओके, आगे चलते हैं।
चलिए यहाँ देखिए ये क्या है, फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए है ना। यहाँ पे देखिए गौर से देखिएगा, एक फाइनाइट सोलेनॉइड है तो पॉइंट ऑन इट्स वन एंड, एक इंड पे एक फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए एक इंड पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बट बीटा इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इंटू करंट इंटू साइन अल्फा, है ना। साइन अल्फा आएगा और साइन बीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बीटा को 0 बता दिया एक इंड पे, है ना। तो ये जो बताया था मैंने, गलत बताया था, एक इंड पे निकालना था, ठीक है, एक इंड पे निकालना था। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के हिसाब से कुछ वेरिएशन इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो इस चीज को, दोनों साइड सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सिमेट्रिकल है, लेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, कमजोर हो रहा है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके चलिए